नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर फर्स्ट के टॉपिक एल्गी जनरल कैरेक्टर्स को। उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि शैवाल की संरचना किस प्रकार से होती है, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, उसकी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लैजिला के टाइप्स और उसके बाद में शैवाल में पाए जाने वाले केंद्र की संरचना और फाइनली हम आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पार्ट 2 में, जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम। तो शैवालों की कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या डिक्टियोसोम जिस भी नाम से पुकारे, यह स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर सिक्रेशन। वे शैवाल की कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्रावण करती है, ये स्रावण सामान्यतः प्रोटीन और लिपिड के रूप में होते हैं। तो इनका निर्माण कोशिका में कच्चे पदार्थों के रूप में होता है। तो गोल्जी बॉडी वह अंग है जो संश्लेषित किए गए प्रोटीन और लिपिड की प्रोसेसिंग करके उसे अंतिम उत्पाद के अंदर बदलता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य होता है। शैवाल की कोशिका में सामान्यतः यह केंद्र के सर्वाधिक समीप पाए जाने वाला कोशिका होता है। इसकी दो सरफेस होती है मेनली। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जिस सरफेस में जुड़ती है उसे कहते हैं सिस फेस। सिस फेस यानी वह सरफेस जहां पर विभिन्न प्रकार की वेसिकल्स आकर यहाँ पर जुड़ती है। उसके बाद में इसकी दूसरी फेस होती है जिसे कहते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस वो होती है जहां से वेसिकल्स जो है इससे अलग होती है, किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए जब इससे अलग होती है उस फेस को कहते हैं ट्रांसफेस। तो इस प्रकार इसकी सिस फेस जो इनकमिंग फेस है, ट्रांसफेस यानी आउटगोइंग फेस है। इसके बीच में पाई जाती है सिस्टर्नी। ये सभी मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। सिस्टर्नी का मुख्य काम होता है प्रोटीन और लिपिड की प्रोसेसिंग करना। तो यह डिक्टियोसोम जो है शैवालों के अंदर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिका है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका के अंदर होने वाले कोशिकीय श्वसन का नियंत्रण जो है वह जिस अंग में किया जाता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोस और कॉन्ड्रियन, माइटोस सूत्र के समान पाई जाने वाली कणिकाएं या सूत्र कणिकाएं से हम हिंदी में कह सकते हैं। सामान्यतः हम इस इंग्लिश का जनरल भाषा में हम यूज करते हैं इसका। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी भित्ति से परिबद्ध कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, ये इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ। तो ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ कोशिकांग है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच में पाया जाने वाला स्पेस ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला मैट्रिक्स। यहाँ पर जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जो कि प्रोटोप्लाज्म से अलग प्रकार का होता है यह पाया जाता है। इसे हम कह देते हैं मैट्रिक्स बोल देते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है यह अंदर की तरफ छोटे छोटे जो है अंतर्वलन का निर्माण करती है, इनर फोल्डिंग्स बनाती है। इन इनर फोल्डिंग्स को हम बोल देते हैं क्रिस्टी बोल देते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर एक विशेष एंजाइम उपस्थित होता है जिसे कहते हैं एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज। इस एंजाइम का मुख्य कार्य होता है एटीपी का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि श्वसन के दौरान यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संश्लेषित होती है। ये फ्री रेडिकल्स जो है ये दूर ये एटीपी का इस प्रकार से एटीपी एनर्जी का निर्माण कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इसकी उपस्थिति की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। केंद्र के अलावा यह दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके अंदर स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। कुछ कार्यों का नियंत्रण इस डीएनए के द्वारा किया जाता है और कुछ कार्य का नियंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केंद्र के द्वारा किया जाता है। आधा नियंत्रण केंद्र का, आधा नियंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक
का मतलब होता है अंतःप्रद्रवी रेटिकुलम यानी जाल। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है यह भी यूकेरियोटिक शैवालों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह दो प्रकार के भाग इसके अंदर उपस्थित होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर यानी खुरदरी सतह होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और स्मूथ ईआर इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते इसलिए सतह स्मूथ होती है। इसका फंक्शन प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना। कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में सहयोग करने वाला अंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप संरचना देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह जो है एक बहुत ही अच्छी विशेषता होती है कि ये केंद्रक है। इस केंद्र की जो आउटर मेम्ब्रेन है, यह आउटर मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ लगातार फोल्ड होती चली जाती है, और फोल्ड होते हुए मेम्ब्रेन का एक सिस्टम बनाती है, जो सिस्टम जो है इतना बड़ा सिस्टम है, और यह सिस्टम जो है फाइनली कोशिका की बाह्य परिधि जो है वहां पर उपस्थित सेल मेम्ब्रेन जो है इससे जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का बना हुआ मेम्ब्रेन का बना हुआ जाल जो है इसे कह देते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो केंद्रक से लेकर कोशिका की परिधि यानी कोशिका झिल्ली तक उपस्थित मेम्ब्रेन का बना हुआ जाल जो है, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इसे कह देते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस पर आप देख सकते हो कि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। सरफेस जो है यहाँ पर इसकी रफ होती है। ये है यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है, तो ये जो है इसकी सतह स्मूथ होती है, इसलिए इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शैवालों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना इसे आइसपोट या दृक बिंदु कहते हैं। सामान्यतया यह भाग क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ होता है। यह एक प्रकार से पिगमेंटेड स्पॉट होता है। पिगमेंटेड स्पॉट का मतलब इस भाग के अंदर विशेष प्रकार के पिगमेंट उपस्थित होते हैं, और यह भाग जो है फोटोसेंसिटिव होता है। फोटोसेंसिटिव का मतलब होता है प्रकाश संवेदी होता है। यह वातावरण में उपस्थित प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, और शैवाल जो है इस प्रकाश के प्रति जो है विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो यह जो आइसपोट है यह क्लोरोप्लास्ट का भाग है, और यह सामान्यतः देखो क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उपस्थित मेम्ब्रेन्स होती है, इस मेम्ब्रेन्स के अंदर ये लिपिड की कुछ ड्रॉपलेट्स उपस्थित होती हैं, और ये थाइलेकोइड्स उपस्थित है। तो ये जो थाइलेकोइड्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स मिलकर एक निश्चित प्रकार की विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे ही हम आइसपोट या दृक बिंदु कहते हैं। शैवालों का या पादप कोशिकाओं का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है, इसमें वैक्यूल्स उपस्थित पाई जाती है, रिक्तिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं। ये रिक्तिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। सिंपल प्रकार की रिक्तिकाएं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहलाती हैं, जैसे कि पैरामेशियम पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब संकुचनशील होती है। ये अपने आकार को जो आवश्यकता अनुसार संकुचित कर सकती है, इसे फैला सकती है, अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, तो ऐसी रिक्तिकाएं कहलाती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिंपल प्रकार की। पैरामेशियम में देखने को मिलती है। दूसरी रिक्ति कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रकार की, यूग्लिना में इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे सकते हैं, और इससे क्योंकि इतनी जटिल होती है इसलिए इसे वैक्यूल न कहकर कई बार वैक्यूलर अपरेटस कह देते हैं। इसे एक जटिल संरचना के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में आप यूग्लिना जो है इसका वैक्यूलर अपरेटस देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर ये छोटे छोटे वैक्यूल्स पाई जा रही है, और ये एक यहाँ पर बड़ी वैक्यूल है जिसका मुख जो है इसे साइटोफेनिक्स कहते हैं, और इसके अंदर बड़ा सा भाग है जहां पर जो है संग्रहित करने की क्षमता होती है, इसे कह देते हैं रिजर्वायर। तो ये साइटोफेनिक्स है, साइटोफेनिक्स वैक्यूल्स और रिजर्वायर ये सभी मिलकर एक वैक्यूल्स का एक जटिल सिस्टम निर्माण करते हैं, और ऐसी वैक्यूल्स कहलाती है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स कहलाती है। तो ये कोशिका में सामान्यतया परासरण नियमन का काम करती है। परासरण नियमन यानी ओस्मो रेगुलेशन का कार्य जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पायरेनोइड जैसा कि हमने क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर पर देखा था हमने, यहाँ पर एक बार पुनः दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये उपस्थित स्ट्रक्चर जो कि शैवालों में पाई जाने वाली विशेष संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं पायरेनोइड कहते हैं। पायरेनोइड जो है यहाँ पर लिखा हुआ देखिए,
कि ये पायरोनोइड प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं हैं जो कि लिपिड के द्वारा घिरी हुई होती है, यानी प्रोटीन सेंटर में होता है, लिपिड इसे चारों ओर से घेरे हुए होता है। ये क्लोरोप्लास्ट पर स्थित होती है, लेकिन एक विशेष लक्षण है कि भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी जो है, ब्राउन एल्गी में इन पायरोनोइड के नीचे व्रंत पाया जाता है, इसलिए यह क्लोरोप्लास्ट से उभरे हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार के पायरोनोइड कहलाते हैं स्टॉक्ड पायरेनोइड, यानी व्रंत युक्त पायरेनोइड कहलाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है या नील हरे शैवाल जो है, इनके अंदर ये पायरेनोइड कंप्लीटली एब्सेंट। तो पिगमेंट्स, नेक्स्ट सेशन में था पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू। अगले पार्ट में हम पिगमेंट्स के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे।